आइए, जैसा कि आपसे कहा गया था, ठीक है, कि पेपर हल होगा, तो देखते हैं पेपर को। ये कहाँ का पेपर है, किस एग्जाम में हुआ था, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पेपर में प्रश्न बड़े अच्छे हैं, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान करेंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पेपर आपको उपलब्ध है यहाँ पर। जो प्रश्न आपकी हिंदी में समझ में ना आए, आप इंग्लिश वर्जन जरूर पेपर को हल करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द या शब्दावली अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए, तो आप इंग्लिश वर्जन एक बार पढ़ के जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ उधर से सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कोशिश करेंगे हम कि लगभग जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर हम लोग बात करें। ठीक है, और चीजों को समझेंगे। देखिए, कौन सी गुफा है जहां तीनों धर्मों के चित्र प्राप्त हैं। आंसर इसका आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्मों से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया है, तो जो चार ऑप्शन आपके हैं, क्या इन चारों के बारे में आपको धर्म से संबंधित कुछ चीजें पता है? उसको जो पेपर हल करने का अर्थ केवल राइट आंसर निकाल लेना ही नहीं होता है, वो तो आपका पता ही है। साथ ही साथ जो उसमें चार प्रश्न होते हैं या चार ऑप्शन जो होते हैं, उन चार ऑप्शनों से कितना आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, समय के अभाव के चलते। अगर 10-20 प्रश्न अगर हल करने हो, तो जितने भी चार पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंटों के बारे में कम से कम 10-10 पॉइंट में आपको बता सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर कम से कम 50 प्रश्न कवर करने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे, उस तरीके को उस हिसाब से समझेंगे। फिलहाल राइट आंसर आपको पता है कि कौन सी गुफा है जहाँ तीनों धर्म है, तो राइट आंसर आप जानते हैं क्या इसका है, एलोरा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन एलिफेंटा में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से संबंधित कर्म से धर्म की, तो शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर आपको कलाकारी देखने को मिलती है। एलोरा में आप जानते हैं हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैन, हिंदू बुद्धिज्म एंड जैन। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अजंता में केवल और केवल बुद्धिज्म है, केवल और केवल बुद्धिज्म है। ठीक है, यानी कि केवल केवल बौद्ध धर्म है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, महायान और हीनयान से संबंधित चित्रकारी हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है। बादामी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हिंदू धर्म के अतिरिक्त, ठीक है, हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे खास पॉइंट रहेगा यहाँ पर। यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित 3 गुफाएं हैं और एक आपकी जैन धर्म से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी इसमें 4 गुफाएं हैं, इसमें 30 है। ठीक है, इसमें एलोरा में कितनी है, 34 है। और एलिफेंटा की जब बात की जाती है, तो इसमें 6 या 7 की बात की जाती है। तो ये आपके केव्स नंबर है। ठीक है, इसमें अगर हम इन 3 की बात करें, तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र राज्य में। और इसमें बादामी को अगर हम देखें, तो ये बागलकोट जिला कर्नाटक में है, बागलकोट जिला कर्नाटक में है। पहले ये बादामी इसमें बादामी इसमें क्या नाम है इसका, कर्नाटक के कहाँ थी, अरे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, इस समय तो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और देखो नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बादामी गुफा, हाँ ठीक है, तो वहां थे। ठीक है, लेकिन इस समय बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रश्न। अगर इनका हम डिस्ट्रिक्ट देखें, एलिफेंटा का डिस्ट्रिक्ट तो खैर नहीं है, लेकिन धारापुरी नामक एक टापू पर ये गुफाएं हैं। और एलोरा और अजंता ये औरंगाबाद जिले के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे आइए, देखिए क्या है। आगे हम जब चलेंगे, तो आगे हमारे पास प्रश्न आ रहा है। ठीक है, कौन सा प्रश्न आ रहा है हमारे पास में, उस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ठीक है, सही पर निशान लगाना है आपको, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखिए क्या है। तो सिगरिया एक मंदिर है, अजंता में विहार है, बाघ ग्रह है, एलोरा एक विद्यालय है, क्या है?
ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए दो चीजें निकल के आती हैं। बाघ गुफाओं को ग्रह गुफा है के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सिगड़िया कोई मंदिर नहीं है, ठीक है, एलोरा कोई विद्यालय नहीं है, बाघ कोई ग्रह यानी कि घर नहीं है, ठीक है, कोई घर नहीं है। लेकिन हाँ, अजंता में बिहार गुफाएं आपको जरूर मिलती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो पहला रहेगा, ये ध्यान रखेंगे इस बात का। बाघ को ग्रह गुफा के नाम से या इस प्रकार से, वहां पर एक गुफा है, एक गुफा है, ठीक है, एक गुफा है, ठीक है, एक गुफा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शन आपके पास हैं वो चीज उसके मद्देनजर या उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें यहाँ पर इसके साथ गलत चीजें दी गई हैं। जैसे सिगड़िया कोई मंदिर नहीं है, वो हम कह लेते हैं, हिस्ट्री हम जब पढ़ाते हैं तो सिगड़िया गुफा मंदिर, अजंता गुफा मंदिर, वो हम एक साधारण भाषा में उसको हम अपने अपने तरीके से, अपने अपने उसके हिसाब से या अपने अपने हिसाब से इतिहासकारों ने उसको डिफाइन कर रखा है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर हमें चीज समझनी होगी, यहाँ परिप्रेक्ष्य क्या है। यहाँ परिप्रेक्ष्य ये है कि सिगड़िया का कोई मंदिर है, एलोरा का कोई विद्यालय है, बाघ कोई गृह यानी कि घर है क्या, बिहार, बिहार आप जानते हैं, बिहार, बिहार और विहार, बिहार एक राज्य, विहार क्या होता है, ऐसी गुफाएं जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने या उनके ठहरने के लिए या आराम के लिए अगर कोई गुफाएं निर्मित की जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, तो ये संबंध स्थापित करता है, वो संबंध अजंता के साथ स्थापित होता है जो एकदम सही और उचित ढंग है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अजंता क्या है, विहार, अजंता विहार या विहार में अजंता है, इस प्रकार को आपको इसका राइट आंसर निकालना है। ये चीज हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। आगे चलिए, जहां पर किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो वो अपना बता सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ स्थित है। आप सब जानते हैं, नॉर्मल पेपर है, कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं है, आसानी से चीजों को आप कवर कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन पर आधारित पेपर एक है, उस पर हम लोग आज बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। द साइट्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर सिचुएटेड, यानी कि ये जो साइट्स यानी कि ये जो स्थल हैं, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल, सिचुएटेड माने होता है स्थित है या कहाँ पर है, ठीक है, क्या भारत में है, क्या श्रीलंका में है, क्या पाकिस्तान में है, क्या इंडोनेशिया में है। तो आप सब जानते हैं, हमें इसमें कोई तनिक भी देर नहीं होनी चाहिए अपना राइट आंसर निकालने में। तो ये दोनों स्थल पाकिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है, इनके अपने अपने अगर हम देखें, ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना होगा, एक लड़काना जिले में है, एक मांडगोमरी जिले में है, ठीक है। अब कौन बताएगा इसमें कि कौन सा मांडगोमरी में है, कौन सा लड़काना जिले में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मांडगोमरी में और मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में, लड़काना जिले में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसकी 1921 में इसका उत्खनन हुआ था, इसका 1922 में हुआ था। इसका दयाराम साहनी द्वारा किया गया और इसका राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हड़प्पा में अगर हम कलात्मक दृष्टि से देखें तो आपको क्या क्या मिलता है, तो पुरुष नर्तक धड़ मिलता है, यहाँ पर आपको नर्तक धड़ मिलता है, पुरुष नर्तक धड़ मिलता है आपको, ठीक है, नर्तक धड़ मिलता है और एक पुरुष धड़ मिलता है, केवल पुरुष धड़। यहाँ पर पुरुष नर्तक धड़ है और यहाँ पर पुरुष धड़ है। जो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल के आती है हड़प्पा से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हड़प्पा की दो चीजें, कलात्मक दृष्टि से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कला की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं जो हमें हड़प्पा से ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो से अगर हम देखें तो नर्तकी की प्रतिमा जो आप जानते हैं कांसे की वाली है, पुजारी की प्रतिमा आप जानते हैं, मदर गॉडेस की प्रतिमा आप जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रतिमाओं में से। साहुल सूत्र की खोज यहाँ से होती है। पशुपति सील यानी कि पशुपति वाली मोहर का भी आविष्कार या इसकी खोज कहाँ से होती है, मोहनजोदड़ो से होती है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रश्न है, आप यहाँ से इस चीज को कवर करेंगे। अगला है कि हस्ती खाना कहाँ है।
इसको आपको ध्यान रखना है। हस्तिखाना सिचुएटेड इन, आप समझ गए होंगे कि हस्तिखाना, पंचपांडव, रंगमहल, व्याख्यानमाला, गृह गुफा, है नहीं, ये सब जो नाम है, इस नाम का संबंध किन गुफाओं से है, ये प्रश्न आता है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहा है कि इनका संबंध किन गुफाओं से है। क्या हस्तिखाना का संबंध एलोरा से है, क्या अजंता से है, क्या हम बाघ से जोड़े या बादामी से जोड़े। ठीक है, राइट आंसर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ नामक जो गुफाएं हैं, उनमें जो हस्तिखाना नाम की गुफा है, पहली गुफा गृह गुफा है, दूसरी कौन सी है, रिपीट करिए मेरे साथ में, दूसरी कौन सी है सर? गोसाई गुफा। तीसरी कौन सी है, हस्तिखाना, हस्तिखाना या हाथीखाना। चौथी, हाँ चौथी कौन सी, रंगमहल, पांचवी कौन सी है, पाठशाला पंचपांडु जी, पांचवी से पाठशाला। हाँ, और छठी कौन सी है, व्याख्यानमाला करके नाम दिया गया है नहीं, या लेक्चर ऑफ हॉल कहा जाता है, शिक्षकों का निवास कह सकते हैं। ठीक है, वो नहीं, व्याख्यानमाला और पाठशाला एक ही है नहीं? जी सर। है नहीं, और जो छठी आपकी है वो आपकी आती है शिक्षकों का निवास नाम से। तो ये ध्यान रखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आपके इन्हीं सब चीजों से पूछा जाता है। कितनी गुफाएं बाघ में है, टोटल 9 गुफाएं, सभी की सभी क्या है, बिहार गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो बाघिनी नदी के किनारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये निकल जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है, ठीक है, वो क्या है कि गुप्त काल की है। ठीक, किस काल की है, गुप्त काल की है। आलेखन सबसे सुंदर है यहाँ पर, अजंता से भी सुंदर आलेखन बाकी गुफाओं में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के लौकिक जीवन का अंकन किया गया है, लौकिक जीवन का अंकन किया गया है बाघ की गुफाओं में, है नहीं? ध्यान रखेंगे, बाघ गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1818 में किसने की थी? डेंजरफील्ड ने। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न आपका आता है कि मर्दासन राजकुमारी का चित्र, यानी कि मर्दासन राजकुमारी के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, इसके लिए हमें अजंता की तरफ रुख करना होगा। किसकी तरफ चलेंगे, अजंता की तरफ, है नहीं? तो मर्दासन राजकुमारी, जिसको इंग्लिश में हम डाइंग प्रिंसेस भी बोलते हैं, डाइंग प्रिंसेस भी बोलते हैं, डाइंग प्रिंसेस, मर्दासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस, इन विच केव द पेंटिंग ऑफ द डाइंग प्रिंसेस बिलोंग टू, क्या गुफा संख्या 1 में है, क्या गुफा संख्या 10 में है, क्या गुफा संख्या 16 में है, क्या गुफा संख्या 17 में है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या है राइट आंसर? 16। ठीक है, हल करिए मेरे साथ में, आसानी से क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे, कोई भी आपको कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। ठीक है, ये अजंता में है। ठीक है, और अजंता में आप जानते हैं 5 बिहार, 5 आपकी जो आपकी चैत्य गुफाएं हैं, 25 आपकी बिहार हैं। तो चैत्य कौन सी हैं, 9, 10, 19, 26, 29, तो इसका मतलब 16 कौन सी गुफा हुई, बिहार गुफा। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे इतना। आगे आइए, जातक कथाओं से क्या अभिप्राय है? ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द जातक कथा, जातक कथाओं में क्या है, क्या अभिप्राय का मतलब है, क्या इसमें है, क्या इसमें बताया गया है, क्या होती हैं जब तक कथाएं, कुछ भी ऑप्शंस लगा सकते हैं प्रश्न का। तो क्या है कि भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की स्टोरीज हैं इसमें, बुद्ध के पारिवारिक जीवन की कथाएं हैं, बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने की कथाएं हैं, या बुद्ध के जीवन की कथाएं हैं, क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्टोरीज ऑफ पास्ट लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, चाहे पास्ट लाइफ लिख करके वो आपको दे सकता है, या रिबर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा करके दे सकता है, कभी रिबर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। ठीक है, रीबर्थ का मतलब है पूर्व जन्म, रीबर्थ का मतलब है पूर्व जन्म, या तो आप उसको कहेगा बुद्धास पास्ट लाइफ, या पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा, या रीबर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, कुछ भी आपसे कह सकता है। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जिक्र जातक कथाओं के ग्रंथ में किया जाता है। बौद्ध धर्म में जातक
कथाएं जो हैं उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म यानी कि महात्मा बुद्ध यानी कि उन्होंने जब सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था और जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद जब वो बुद्ध कहलाए तो सिद्धार्थ के जन्म लेने से पहले पहले वो किन किन रूपों में जन्मे थे उसकी चर्चा यहाँ पर उसकी चर्चा जो उन्होंने कही या उन्होंने जो बताया है उनको जातक कथाओं के नाम से बौद्ध साहित्य में जाना जाता है। अजंता में 547 जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि 547 से भी अधिक जातक कथाओं का उल्लेख है, लेकिन अजंता में ये मान के चला जाता है कि लगभग 547 जातक कथाओं का अंकन किया गया है, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। और अधिकतर पेपरों में जब भी आपसे पूछा जाएगा 547 वाला ही पॉइंट निकल के आएगा। अजंता में कौन सा चित्र है इनमें से, तो आप जानते होंगे कि अजंता का कौन सा चित्र है या अजंता में कौन सा चित्र है। बनीठनी आपका राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो किशनगढ़ शैली है उसका हो गया, किशनगढ़ शैली के। पद्मपाणी गुफा संख्या 1 और अजंता। मोनालिसा है विंची की, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1501 से 1504 इसका समय है चित्रण होने का। लकड़ी के पटरे पर तैल रंग में बनाया गया और विष्णु तो एक देवता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या निकला हमारा बी। अजंता गुफा में कौन सा चित्र है, पद्मपाणी, ठीक है। पद्मपाणी बोधिसत्व या कमल या नीला पुष्प या कमल का पुष्प हाथों में लिए महात्मा बुद्ध, है नी, ये ध्यान रखना। गुफा संख्या 1। और इस समय कौन सा वंश था, इस वंश में ये चित्र बने तो ये चालुक्य वंश था। इसमें महात्मा बुद्ध की वेशभूषा कैसी है, तो वेशभूषा इसमें राजसी है। कैसी है, राजसी वेशभूषा में इनका अंकन किया गया है इस चित्र में, ठीक है, ये ध्यान करेंगे। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, वाकाटक है, सातवाहन है, कुषाण है, गुप्त है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सर वाकाटक। सर जी गुप्त। वाकाटक, ठीक है, वाकाटक हो गया और गुप्तकाल हो गया और ठीक है, आइए देखिए। सर गुप्त काल। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, अधिकतर जो आपके पेपर हुए हैं या जो कुछ भी हुआ है मान लो जैसे, वो सारा का सारा गुप्त काल के अंडर में जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वैसे अगर वास्तविकता देखी जाए तो अजंता जिस क्षेत्र में थी महाराष्ट्र में, वो क्षेत्र वाकाटक राजाओं के संरक्षण में था, ठीक है। एक दूसरा लॉजिक ये भी जाता है, ठीक है, जिस समय अजंता में कलाकारी वाकाटक राजाओं के समय में हुई श्रेष्ठ कलाकारी, ठीक है, श्रेष्ठ कलाकारी, जिस समय अजंता में श्रेष्ठ कलाकारी हुई उस समय वाकाटक राजा वहां पर थे, यानी कि वाकाटक साम्राज्य वहां पर मौजूद था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जिस समय अजंता में श्रेष्ठ चित्रकारी हुई उस समय वाकाटक राजवंश को गुप्तवाल का या गुप्त वंश का संरक्षण प्राप्त हुआ था। चूंकि गुप्तों की एक बहन थी, उनका विवाह वाकाटक राजा के साथ हुआ था। क्योंकि गुप्त काल लगभग गुप्तवंशी जो राजा थे वो लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपनी विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वाकाटक राजवंश एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसको वो मतलब लड़ नहीं सके थे या जीत नहीं सके होंगे या कोई कारण रहे होंगे जिसको उन्होंने जीता नहीं या जीत नहीं पाए होंगे, जो भी रीजन रहे होंगे। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी बहन का विवाह, गुप्त राजाओं ने अपनी बहन का विवाह वाकाटक राजा के साथ कर दिया था, तो जिससे इनका दक्षिण भारत में भी प्रभुत्व या दबदबा बन गया ना, वैसे नहीं मतलब संबंधों के माध्यम से बना दिया गया। तो अधिकतर विद्वानों का ये तर्क है कि जिस समय वाकाटक काल वो समय जब अजंता में श्रेष्ठ चित्रकारी हुई उस समय वाकाटक राजाओं को गुप्त राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, अतः अजंता की जो श्रेष्ठ कलाकारी है वो कुल मिलाकर के गुप्त राजाओं के संरक्षण में जाती है, अगर ये मत देखा जाए तो। और अगर गुप्त काल को यहाँ पर हम नगण्य कर दें, ठीक है, और केवल संरक्षण की दृष्टि से देखें कि किसके संरक्षण में या किन राजाओं के संरक्षण में
अजंता में श्रेष्ठ कार्य हुआ है तो वो वाकाटक राइट आंसर निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनमें गुप्त काल ही सबसे ज्यादा राइट आंसर माना गया है। ठीक है, तो हम लोग भी गुप्त काल को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इस तरह का विकल्प बहुत कम आपको मिलेगा, अधिकतर विकल्प आपको मिलता है गुप्त और वाकाटक दोनों साथ में मिलते हैं, गुप्त और वाकाटक दोनों साथ में लिखे मिलते हैं। तो ये कहानी है इसकी। देखिए वाकाटक वाले गलत नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि पेपर में क्या आता है यूपीटीजीटी में और क्या सही होता है, ये बहुत मायने रखता है। कुछ एग्जामों में, कुछ परीक्षाओं में इस तरह के आंसर दिए गए, यूपीटीजीटी की ही बात है, किसी पेपर में शायद वाकाटक आंसर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए या जो कुछ हुआ, ठीक है, जो भी हुआ उसमें गुप्त राजा ही सबसे अच्छे माने गए, यानी कि सबसे सही विकल्प गुप्त ही माना गया। तो फिलहाल हम गुप्त याद रखेंगे। ठीक है, अगर कुछ इसके अतिरिक्त कभी कोई एग्जाम में या मान लो नेट के पेपर में या कहीं अगर सही हो जाता है वाकाटक, गुप्त भी हो और वाकाटक वो सही मान लेते हैं, ठीक है, तब से आप भी मतलब सही मानते हुए चलेंगे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर किसी बड़े एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, और उसमें अगर इसका राइट आंसर निकल के आया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम भी यही देखेंगे। बाकी तर्क यही है कि एक तर्क ये है कि गुप्त राजाओं का संरक्षण, जिस समय जनता में श्रेष्ठ कलाकारी हुई उस समय गुप्त राजाओं का संरक्षण वाकाटकों को प्राप्त था। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो भी इस समय कार्य होगा वो गुप्त राजाओं का ही माना जाएगा, या उनके इतिहास में ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतना। ये आपका सर्वाधिक चित्र या सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण, अजंता के सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण या सर्वाधिक चित्र किस वंश के अंतर्गत चित्रित किए गए या किस वंश में बनाए गए, तो वाकाटक आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसने श्रेष्ठ कलाकारी या श्रेष्ठ कार्य पूछ लिया तो आपको गुप्त काल ही जानना होगा। ठीक है, इस पे कई बार बात हो चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? आइए, प्रश्न संख्या आता है 9। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग में कौन से चित्र आते हैं? अब यहाँ पर आपको सीधे याद आ जाना चाहिए कि वाचस्पति गैरोला की पुस्तक भारतीय चित्रकला में उन्होंने अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा, रूप वैदिक, अलंकारिक और वर्णनात्मक। रूप वैदिक में जिसमें महात्मा बुद्ध के रूप बनाए गए हों, अलंकारिक में पशु पक्षी पुष्प वगैरह, यानी नारी गंधर्व, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, नारियों का मतलब वो नारियां नहीं जैसे मंडासन राजकुमारी है या कुछ इस तरह की, लेकिन नारियां भी वहां अलंकारिक रूप में चित्रित की गई हैं जनता में। तो कहीं अगर कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है क्या नारियां, तो नारियां अजंता में नारियों को अलंकारिक दृष्टि से ही चित्रित किया गया। लेकिन अधिकतर गंधर्व हो गया, किन्नर हो गया, पुष्प, पशु, पक्षी, ये सब अलंकारिक रूपों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वर्णनात्मक चित्रों के अंतर्गत जातक कथाओं को रखा गया है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो जातक कथाएं तो होंगी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। राजा रानी के चित्र, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या मिला आपको? पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलें, ये आपके अलंकारिक चित्रों के अंतर्गत अजंता में रखे गए हैं। इंग्लिश वर्जन चेक कर सकते हैं आप, टू क्लाइंबिंग फ्लावर्स विद द बर्ड एंड द एनिमल्स। ठीक है, इन सबको अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो डिवाइडेशन है, वाचस्पति गैरोला की पुस्तक, किसकी पुस्तक? वाचस्पति गैरोला की पुस्तक, वाचस्पति गैरोला की पुस्तक आती है, सॉरी, वाचस्पति गैरोला की पुस्तक, वाचस्पति गैरोला की पुस्तक भारतीय चित्रकला में इसका जिक्र है। भारतीय चित्रकला में इसके 3 पार्ट किए गए, एक तो रूप वैदिक, अलंकारिक शॉर्टकट में लिखा हूं मैं, और वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में क्या जाएगा? जातक कथाएं, रूप में राजा रानी जाएंगे, और अलंकारिक में कौन से जाएंगे? पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलें। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो इसमें वो पशु पक्षी से युक्त पुष्प व नारी अगर ये लगा देता तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जनता में बहुत सारी नारियां ऐसी हैं जो मात्र अलंकारिक रूप में चित्रित की गई है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर निकल के आता है प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। अगला आता है कि बाघ गुफा
बाघ की किस गुफा में सुंदर चित्रों के अवशेष सुरक्षित हैं? आप जानते हैं, चर्चा इसकी भी हो चुकी है। तो रंग महल जो गुफा नंबर 4 के नाम से जानी जाती है, गुफा नंबर 4 के नाम से जानी जाती है, जिसको कलर ऑफ पैलेस कहा जाता है, कलर ऑफ पैलेस कहा जाता है, या रंगों का महल कह सकते हैं, रंग महल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गुफा संख्या 4 में सबसे सुंदर चित्र हैं बाघ गुफा के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको जान लेना है। प्रश्न संख्या आती है 10, 10 हो गई, 11 आती है। इन 1921 प्रश्न आता है आपका, कौन सा है प्रश्न? प्रश्न आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, तो आप दोनों एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या है देखिए। इन 1920 विच टू आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड कॉपीज ऑफ बाघ पेंटिंग्स, यानी कि 1921 में किन दो कलाकारों ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां या अनुकृतियां, ठीक है, या प्रतिलिपि चित्रों को प्रिपेयर यानी कि तैयार किया था? तो ऑप्शन आपके पास होगा नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, मुकुल डे सुरेंद्र नाथ, नंदलाल बोस, अमरेंद्र नाथ, मुकुल डे, असित कुमार हलदार। ठीक है, बात कर रहा है कि 1921 में, 1921 में यानी कि 1921 में, तो 1921 में मुकुल डे, इनका तो अलग का मामला है। इनकी कौन सी डेट है, किस डेट में बनाई थी इन्होंने प्रतिलिपियां बाघ की? किसी को याद? 1920 इन्होंने 20 में बनाई थी। दूसरी बात, सुरेंद्र नाथ तो साथ में थे नहीं, सुरेंद्र नाथ केवल और केवल जोगीमारा के अंतर्गत रहते हैं, वो भी असित कुमार हलदार के साथ में। नंदलाल बोस और समरेंद्र नाथ, इनका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर मुकुल चंद डे, असित कुमार हलदार, ये 1920 में बनाते हैं और ये 1921 में बनाते हैं, तो ये भी सहयोग नहीं आ रहा है। डेट कर रहा है कि 1921 में किन दो कलाकारों ने प्रतिलिपियां तैयार की, तो नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार ने, इन दो कलाकारों ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां 1921 में तैयार की। और ये प्रतिलिपियां कहाँ रखी हैं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले के भीतर रखी हुई है, या ग्वालियर के किले में रखी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इतना। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या है 12। श्रीलंका की किस गुफा के चित्र जनता शैली से मिलते जुलते हैं? श्रीलंका में गुफा ही एक है, वो है कौन सी? सिगरिया, सिगरिया गुफा है आपकी कैंडी नामक जगह पे। ठीक है, ये बात ध्यान रख लें इतनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए आइए देखिए, प्रश्न संख्या कौन सी है? 13। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं हैं, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? कितनी है? 6 खोहे हैं, है नहीं? क्या है? 6 खोहे हैं। ठीक है, कितनी है? 6 खोहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आइए, बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसकी चर्चा आपसे जस्ट ऊपर की गई थी। तो किस धर्म से संबंधित है? जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है बादामी की गुफाएं। ठीक है, स्टेला क्रेमरिस ने इनकी खोज की थी, कब की थी? किसी को याद है कुछ? डेट बताई थी किसी को? 1935 1935 की 1935 35 नहीं है, 34 हो गया। आइए आपको इसका कंफ्यूजन भी दूर करवा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अपने बच्चे हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये सुविधा शुरू की गई है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कहीं पर भी आपको 34 या 35 वाला लिखा नहीं मिलेगा, चाहे आप विकिपीडिया करेंगे या कोई पुस्तक आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कहाँ। आइए देखिए, बादामी, स्टेला क्रेमरिस कहाँ गए? ठीक है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलो, ऐसे नहीं आएंगे ये।
प्रश्न भले ही कम हल करेंगे हम लोग, लेकिन बढ़िया से हल करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर 1924 से चला क्रम है। अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी जो भी है सब आपके सामने है। कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पर्सनल लाइफ इन इंडिया यहां पर देखते हैं। आइए क्या है इनका पॉइंट समझेंगे पहले। देखो, वैसे तो हम विकिपीडिया बहुत कम मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी सही मानी जाती हैं। जैसे सी ट्रेवल टू लंदन इन 1919 से स्टार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी डेलीगेशन टू गिव 3 लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इन्होंने लंदन में 3 लेक्चर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर हर्ड हर स्पीक एंड इनवाइटेड हर टू कम टू इंडिया एंड टीच एट द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन 1922। ठीक है, 1922 में इन्होंने शांति निकेतन में आके लेक्चर दिया। इस प्रकार का उन्होंने एक एक प्रपोजल रखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके सामने। सी वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ इंडियन आर्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1924। 1924 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में इंडियन आर्ट के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। माइक बंद कर लीजिए, अनावश्यक रूप से माइक मत खोलिए। ठीक है, आइए फिर लिखा है इन सेम ईयर। इन सेम ईयर का मतलब है इसी वर्ष 1924 में, इसी वर्ष सी डिस्कवर्ड बादामी केव टेम्पल्स। सेम ईयर यानी कि 1924 में ही, इन सेम ईयर यानी कि इसी वर्ष इन्होंने बादामी की गुफाओं की खोज की, यानी कि डिस्कवर किया। भैया माइक बंद कर लीजिए, क्यों नहीं सुनते हैं एक बार में बात। ठीक है, तो मामला यहाँ पर क्लियर होता है कि बादामी गुफाओं की खोज कब हुई, 1924 में। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे इतना। आइए वापस चलते हैं अपने पेपर की तरफ, क्या कहता है पेपर हमारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 14। अब आती है प्रश्न संख्या 15 की बारी कि स्टेला बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी, तो स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ध्यान रखेंगे। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं, बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। ठीक है, कुल कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। ये आपका इसका राइट आंसर निकल के आता है, ध्यान रखेंगे। सित्तन वासल गुफा किस धर्म से संबंधित है, ये अगला प्रश्न आपके निकलता है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी सित्तन वासल। पहले तंजौर जिले के अंतर्गत थी, लेकिन वर्तमान में ये तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सित्तन वासल जैन सिद्धों का निवास स्थान या जैन संतों का निवास स्थान, इसका इस नाम का शाब्दिक अर्थ, सित्तन वासल का शाब्दिक अर्थ है जैन संतों या जैन सिद्धों का निवास स्थान। हाँ, महान संत कह सकते हैं, या जैन संत कह सकते हैं, या संतों का निवास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या निकलेगा आंसर, जैन धर्म। केवल और केवल जैन धर्म यहाँ पर है, और कोई धर्म की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। तो राइट आंसर क्या निकला आपका, बी, जैन धर्म। प्रश्न संख्या आती है 18। उदयगढ़, नीलगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी की गुफाएं कहाँ हैं। एक आती है आपकी केवल उदयगिरी की गुफाएं, केवल उदयगिरी की गुफाएं, और एक आती है बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, बराबर व नागार्जुनी की गुफाएं। ठीक है, ये कहाँ है, ये किस काल की है, ये किस काल की है, ये सारे के सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो ये है विदिशा मध्य प्रदेश में, ये है विदिशा एमपी में। केवल अगर उदयगिरी आपसे पूछ रहा है तो धर्म इनका हिंदू है और वंश इनका गुप्त है, गुप्त वंश की है ये ऊपर वाली उदयगिरी वाली। बराबर और नागार्जुनी, ठीक है, टोटल गुफाएं यहाँ है कितनी, 7। ये गया बिहार में है, गया बिहार में है, और वंश इनका है मौर्य। लोमस ऋषि गुफा जो आप पढ़ते हैं वो यहीं आपको मिलेगी, लोमस ऋषि गुफा बराबरी की पहाड़ी पर मिलेगी। लोमस ऋषि की क्या लिख गया, चलो ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा ये आपको कहाँ मिलेगी, बराबर की गुफा में। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, ठीक, ये ध्यान कर लेना।
अब इन गुफाओं का धर्म क्या है, तो फिलहाल धर्म की कोई तो जिक्र है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जैन धर्म के आजीवकों हेतु इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था या उनको दान में दी गई थी, ऐसा कुछ लिखा मिलता है। ठीक, तो ध्यान कर लेना। अब ये गुफाएं किस वंश की हैं, तो ये शुंग वंश की मुख्य रूप से मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्थानीय वंश भी था जिसको हम चेद वंश कहते हैं। ठीक है, जिसका राजा खारवेल हुआ करता था, उसका भी योगदान इन गुफाओं में कुछ है। ठीक है, अब ये गुफाएं हैं कहाँ की, अब ये गुफाएं आपको भुवनेश्वर में पड़ेंगी, उड़ीसा, भुवनेश्वर में पड़ेंगी उड़ीसा में। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए, इतना ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से शुंग वंश के अंतर्गत आएंगी। वहां का एक स्थानीय राजवंश उस समय था चेद राजवंश, है नहीं, उस समय नहीं, मतलब थोड़ा सा बाद का। उनका भी योगदान इन गुफाओं के निर्माण में है, उदयगिरी और खंडगिरी के। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जैन धर्म से संबंधित कलाकारी या जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पॉइंट है उदयगिरी, नीलगिरी और खंडगिरी, इसमें आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेंगे इतना आप लोग। आगे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? शिल्प तथा कला विषय का अधिकतर सामग्री उपलब्ध है, उपनिषदों में है, वेदों में है, धर्म ग्रंथों में है या पुराणों में? ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। हड़प्पा टीले की खोज कब हुई थी? बात आपसे हो चुकी है। 1850, 1821, 1870 या 1878? कब खोज करेंगे इसकी आप? 1821 में किसने खोज की थी? कनिंघम ने 1878। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो 1878 वाला सही होगा। 21 वाला कोई है नहीं। चार्ल्स मेडसन, माइक बंद कर लीजिए आप लोग, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है किसी को बहुत ज्यादा। हाँ, एक काम कर लीजिए, ठीक है, आराम से बैठ करके। 1821 चार्ल्स मेडसन वाला पॉइंट वो 1826 वाला है नहीं? तो उसने केवल देखा था, वो जानता नहीं था उस समय कि ये हड़प्पा टीला है, वो कुछ नहीं जानता था। वो एक बस कहा अपनी यात्रा के दौरान, उसने ये लिखा होगा अपनी डायरी में या अपने यात्रा वृतांत में कि मैंने इस जगह एक टीला देखा जो बड़ा ऊंचा था, ये है वो है, मतलब इस तरह से उसने उस जगह को इंगित किया होगा। ना उसे पता था कि ये क्या है, इस बात का पता वही 1800 जो डेट आपको लिखाई जाती है। ठीक है, कनिंघम वाला जो पॉइंट आपका आता है, ठीक है, 53 से 73 तक या 76 या 78 वाली जो डेट्स आपको लिखवाई जाती है, उसमें इस चीज का जिक्र आ चुका था कि पूर्ण रूप से कि यहाँ ये क्या है। ठीक है, तो ये कहानी है उसकी। तो इसलिए 1878 वाला जो पॉइंट है ये सबसे बेटर ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? ये निकलेगा। ठीक है, वैसे तो 1921 की बात आती है, 1826 की बात हो गई इस बीच में, ये 1853 से लेकर के 73, 76 या 78 जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बीच में इनका खूब सर्वेक्षण किया गया हड़प्पा टीले का कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या इसके नीचे हो सकता है। इसका खूब उत्खनन भी हुआ इस बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य उत्खनन जो इंपॉर्टेंट उत्खनन था वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया, जिससे पूरी की पूरी सभ्यता नीचे निकल के आई। इसके नीचे कोई सभ्यता है, इस टीले के नीचे कोई सभ्यता है, कोई गांव है, कोई शहर है, ऐसी कोई भी जानकारी ना तो कनिंघम के पास थी ना तो मार्शल के पास थी। वो लोग केवल बस इस बात की चर्चा हो रही थी कि इसको जब खोदेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, या वो थोड़ा बहुत उत्खनन कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ईंटें मिल जाती थी, कुछ कहीं कहीं मोहर मिल गई, कोई कुछ मिल गया, वो सब कुछ मिला, लेकिन वो उत्खनन उन्होंने नहीं किया जो दयाराम साहनी ने किया, जिनकी बदौलत पूरा का पूरा नगर या पूरा का पूरा शहर जमीन के भीतर से निकला। वो चीज नहीं थी, वो चीज केवल और केवल दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, हड़प्पा टीले या हड़प्पा टीले में क्या है क्या नहीं हो सकता है या इसका क्या महत्व है, इन सब चीजों की चर्चा 1853 से लेकर मतलब 73, 76 और 78 तक डेट आती है कि लगभग इतने वर्षों तक यहाँ पर सर्वेक्षण या संरक्षण या छोटे मोटे उत्खनन यहाँ पर होते रहे। इसलिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, सर्वप्रथम की जब बात आती है।
सर्वप्रथम की जब बात आती है कभी तो कनिंघम होता है, तो कनिंघम नहीं तो कनिंघम तो मार्शल, और बाकी तो दयाराम साहनी तो राइट आंसर होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये कभी ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1878। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रगति के आधार पर पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो प्रगति के आधार पर आपसे कहे या कैसे भी कहे तो इसको कितने आधार भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप जानते हैं बुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सारा का सारा जो डिवाइडेशन वो मनुष्य की प्रगति यानी कि कैसे उसने अपने आप को डेवलप किया उसके आधार पर बांटा गया। जैसे शुरुआत में पाषाण काल, पाषाण यानी कि जिसमें पत्थरों का युग था, मुख्य रूप से पत्थर ही मनुष्य के आसपास थे और उसी से अपना वो काम चलाता था, यानी कि पत्थरों के द्वारा शिकार करना या कुछ इस तरह से काम करना है नहीं। शुरुआती दौर में उसने जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया वो सीधे सीधे उसने प्रकृति में जैसे मिले वैसे उसने उसको उठा करके उसका इस्तेमाल कर लिया। दूसरा क्या था? दूसरा जब मध्य पाषाण काल आया तो उसने पत्थरों में थोड़ी बहुत सुंदरता लगने का काम किया। और तीसरे स्तर में वो जब आया नव पाषाण काल में तो उसने नए प्रकार के पत्थर यानी कि वो जो पत्थर थे उनको नए ढंग से उसने प्रस्तुत किया। उन्होंने उस पत्थरों से औजार भी बनाए, कलात्मक औजारों का निर्माण किया, पत्थरों को रूप देना शुरू किया उन्होंने। तो इस तरह से मानव ने प्रगति किया। और पूरे प्रागैतिहासिक काल को अगर डिवाइडेशन किया जाता है या बांटा जाता है तो बस इन्हीं पाषाणकालीन औजारों के आधार पर ही इस समय के मनुष्य को बांटा गया था या उसके आधार पर इसके 3 भाग किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा आपका? 3 नंबर। ठीक, आगे आइए। प्रश्न संख्या है 22। क्या कहती है 22? बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा के समकालीन माना जाता है? आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे इसको लेकर के। किस गुफा के समकालीन माना जाता है? कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं जी। 16-17 ठीक, 1 और 2 के समकालीन माना जाता है। मुख्य रूप से 1 और 2 के समकालीन माना जाता है। ठीक है, नोट्स आपको लिखाया क्या हो गया बताएं जी, बताइए। सॉरी सर जी, सब बोल गया। नहीं आप बोलिए। सर 16-17 सिगरिया का है। ठीक है, आ जाइए। तो ठीक है, राइट आंसर क्या निकलेगा? 1 और 2 के समकालीन मानी जाती हैं। ठीक है, किसी का कथन है शायद ये 1 और 2 के समकालीन है, नाम नहीं याद आ रहा है किसके अनुसार है। मजूमदार। हाँ, मजूमदार करके हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। प्रश्न संख्या आती है 23। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो ये शाहाबाद हरदोई में जन्मे जगदीश गुप्त जी हैं। ठीक है, उनकी ये पुस्तक है। लगभग 600 पेज के आसपास उन्होंने केवल और केवल भारतीय प्रागैतिहासिक आर्ट पे पुस्तक लिखी है। ठीक है, प्रागैतिहासिक आर्ट पे ये पूरी की पूरी पुस्तक लिखी है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बढ़िया पुस्तक है। इस प्रकार की कला पर प्रागैतिहासिक कालीन कला पर लिखी गई भारत की पहली सिस्टमेटिक पद्धति है जिसमें प्रागैतिहासिक कला को इस प्रकार से डिवाइड किया गया, विषयों के आधार पर, चित्रों में क्या बना है उसके आधार पर। बहुत ढंग से पहली ये पुस्तक है जो प्रागैतिहासिक कालीन कला को सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। शाहाबाद हरदोई के हैं जगदीश गुप्त जी। आई, जोगीमारा किस नदी के तट पर है? गुफाएं के बारे में आप जानते होंगे कि जोगीमारा गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के अंतर्गत स्थित है। इस गुफा के पास अमर क्या नाम है, कौन सा शहर स्थित है? अंबिकापुर शहर स्थित है इसके दूरी पर, यानी कि कुछ दूरी पर। ठीक है, लगभग 45 या कुछ है दूरी, ध्यान नहीं है कितनी है, तो ये ध्यान कर लेंगे। ठीक है, नदी नर्मदा रहेगी, पहाड़ी रामगढ़ रहेगी, पहाड़ी क्या रहेगी? रामगढ़ रहेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ जाते हैं यहाँ से। पहाड़ी कौन सी? रामगढ़ है, नदी नर्मदा है। ठीक है, 300 BC के आसपास की गुफाएं हैं, ये किसी धर्म से संबंधित है नहीं। इसकी कला पर विभिन्न लोगों ने विभिन्न धर्म बताए हैं कि इनका प्रभाव है। ठीक है, इनका प्रभाव है।
बात समझ में आई? जैसे भगवत और सांची में जिस प्रकार की मूर्तियां बनी हैं, या जो रूप या मानव आकृतियां बोनी बोनी बनाई गई है, मूर्तियां, रिलीफ मूर्तियां जो बनी है, वैसा इफेक्ट है इस पे। कुछ ग्रीक आर्ट का इफेक्ट माना जाता है इस पे, क्योंकि ग्रीक रथों जैसा कुछ यहाँ के चित्रों में बना है, तो वो ग्रीक रथ का इफेक्ट बताते हैं। भरहुत, सांची और ग्रीक कला का इफेक्ट किस कलाकार ने बताया है जोगी महाराज के चित्रों पर? किस कलाकार ने बताया है? ब्लाख महोदय ने बताया है, नहीं? ब्लाख महोदय ने, हालदार जी ने यहाँ के चित्रों पर, यहाँ के जो मंदिर हैं या वहाँ के क्षेत्र की जो देवदासियां रहती थी उस समय, उनसे संबंधित चित्रों को माना है, या उनका इफेक्ट बताया गया है यहाँ पर। हीरानंद शास्त्री नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इन चित्रों को बौद्ध धर्म से संबंधित बताया है। रायकृष्ण दास ने कहा कि यहाँ ये चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इफेक्ट इस पर बताया। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल के आती है कि इस गुफा के चित्रों का कोई धर्म नहीं है। अगर कोई एक निश्चित धर्म होता तो इस पर अलग अलग विद्वानों का मत नहीं होता। ठीक है, पेपर में कभी आपके पास आ जाता है, पूछ लेता है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में ये किसी भी रिलीजियंस या किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, चूंकि रायकृष्ण दास का मत अधिकतर चीजों में सही माना गया है, तो ये कह दिया जाता है कि जोगी महाराज जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा कुछ है नहीं बाकी। ठीक है, ये ध्यान करेंगे। कभी धर्म से संबंधित प्रश्न आपने जोगी महाराज का नहीं देखा होगा कि जोगी महाराज किस धर्म से संबंधित हैं। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा है कि अभी तक मैंने जोगी महाराज से कोई धर्म पूछा हो उसने कि किस धर्म से संबंधित है, तो मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला चित्र आता है, अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध जिराफ ग्रुप कहाँ से मिला है। ये प्रश्न बढ़िया है। तो जिराफ ग्रुप कहाँ से मिला है? पंचमढ़ी में तो है नहीं, भीमबेटका में है नहीं, मंदसौर में है नहीं, तो कहाँ है? आदमगढ़ की पहाड़ी पर। आजमगढ़ वैसे है नहीं, आदमगढ़ की पहाड़ी पर है। और आदमगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी में ये चित्र बना है। और आदमगढ़ पहाड़ी किस जिले में पड़ती है? होशंगाबाद में। इसलिए गलतीवश कुछ कला इतिहासकार इसे होशंगाबाद की गुफाओं के नाम से भी पुकार लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट। मनोरंजन घोष के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी। ठीक है, नर्मदा गुफाएं यहाँ पर भी हैं, नर्मदा नदी यहाँ पर भी है, और जिला होशंगाबाद है, राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मनोरंजन घोष ने यहाँ की गुफाओं की खोज 1922 में की थी, ये ध्यान कर लेंगे। भीमबेटका की खोज 1958 में विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई थी। पंचमढ़ी की खोज दो विद्वानों ने की, एक ने 1932 में जी.आर. हंटर ने देखा और 36 में चित्रों का प्रकाशन डी.एच. गार्डन ने किया। ठीक, तो ये ध्यान कर लेंगे। मंदसौर मध्य प्रदेश के मोरी नामक जनपद में, शायद हाँ मोरी नामक जनपद में, नहीं मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला ही है। मंदसौर जिले में ये मंदसौर, हाँ मंदसौर जो जिला है, ठीक है, मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रतीकात्मक चित्र मिलते हैं जिनको हम मंदसौर के गुफा चित्र ही कहते हैं, वो चीज है, ये ध्यान कर लेना। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस कला तत्व का महत्व है? रंग का, अंतराल का, रूप का या रेखा का? किसका महत्व अधिक है? ये प्रश्न आपसे कह रहा है। रेखा का। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रागैतिहासिक कला रेखा प्रधान है। जब रेखा ना हो तो आप रंग लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं कह रहा कि सर्वाधिक है या क्या है। जब उसने दो ऑप्शन दे दिए हैं तो इसका मतलब वो यही पूछ रहा है कि किसका महत्व अधिक है। तो किसका अधिक महत्व है? रेखा का। ठीक है, विच एलिमेंट ऑफ आर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किस कला तत्व का महत्व अधिक है? तो रेखा का। ये आपका राइट आंसर निकल के आया। उसके बाद है कि निम्न में से कौन एक प्रागैतिहासिक चित्र है? अब इसको इंग्लिश वर्जन जब देखेंगे तब बात समझ में आएगी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, केव पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग या रॉक पेंटिंग। ठीक है, इधर आप देख ही रहे हैं केव पेंटिंग यानी कि गुफा चित्र, जैसे इसमें अजंता एलोरा ये आती हैं गुफाएं।
ठीक है। भित्ति चित्र कहीं भी हो सकता है। भित्ति चित्र चाहे दीवार पर आप बना सकते हैं, छत पर बना सकते हैं, या गुफाओं की दीवारों पर बना सकते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बना सकते हैं। कुल मिलाकर के इसको कोई भित्ति चित्र वे चित्र होते हैं जिसको कोई दीवार या छत या कोई सतह आपको मिलती हो, है नहीं। गुफा चित्र वे चित्र होते हैं जो गुफाओं के भीतर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, वे गुफा चित्र हैं। इसीलिए कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि जनता केव पेंटिंग, भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे सुटेबल चीज है पहले तो फ्रेस्को पेंटिंग है, यानी कि जो भित्ति चित्र वाला पॉइंट आता है, ठीक है, वो वाला फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। फ्रेस्को के बाद कौन सी फ्रेस्को पेंटिंग है, गुफाओं के भीतर की गई वो वाली, या साधारण मकान महल या महलों में भित्तियों पर की गई वो वाले भित्ति चित्र हैं, कौन से हैं, तो वो फिर अलग अलग डिफाइन होना होता है, तो ये ध्यान रखें। मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत आप अभ्रंश शैली या जैन शैली को ले सकते हैं, ठीक है, या अकबर का काल ले सकते हैं मुगल शैली में, ये सब पुस्तक चित्र बनते हैं, ठीक है। रॉक पेंटिंग यानी कि शिला चित्र, इसको शैल चित्र आप बोल सकते हैं, शिला चित्र बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रागैतिहासिक चित्र आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रॉक पेंटिंग तो बोल ही लेंगे, ठीक है। चट्टान चित्रकारी आप बोल सकते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को चट्टान चित्र आप बोल सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। चट्टान चित्र हैं, आखेट चित्र हैं, रॉक पेंटिंग है, शिला चित्र हैं, शैल चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेंगे इतना। आगे आइए, प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। अब यहाँ पर आपने उसने विषय पूछ लिया। पशुओं के चित्र हैं, आखेट के चित्र हैं, औजारों के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं, पेंटिंग ऑफ एनिमल्स, पेंटिंग ऑफ हंटिंग, पेंटिंग ऑफ टूल्स, पेंटिंग ऑफ ह्यूमन। तो अगर मैं देखूं तो इसमें सबके चित्र हैं, लेकिन सब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक चुनेंगे ना। और आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे मोस्ट या सब सर्वाधिक चित्र जिस विषय पर मिले हैं वो क्या विषय है, हंटिंग करना, आखेट करना, शिकार करना, हंटिंग करना। क्या प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में पशु नहीं बने हैं, भाई पशुओं का ही तो आखेट किया गया है, पशु बने हैं। औजार, बिना औजार के शिकार नहीं होता, धनुष, बाण, तीर, तलवार, भाला सब औजार ही हैं। मनुष्य नहीं बने हैं, शिकार कर कौन रहा है। लेकिन एक चीज ये आपको समझनी है कि ये सारे के सारे, ये तीनों चीजें किस विषय में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आखेट में देखने को मिलेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि ये तीनों इसमें समाहित हैं, ये तीनों इसमें समाहित हैं। ये तीनों इसमें समाहित हैं। क्या हुआ बेटा, ये तीनों इसमें समाहित हैं आखेट वाले में। भाई आखेट होगा तो जाहिर सी बात है मनुष्य होगा उसमें, आखेट होगा तो कुछ औजार भी होंगे उसमें, औजार होंगे तो किसका आखेट हो रहा है, जानवरों का, तो जानवर भी हैं। तो इसमें तीनों चीजें आ गई। अगर आप एक चुप को मान ले पशुओं के चित्र आपने चुन लिए, तो पशु तो चित्रित हैं, लेकिन कैसे पशु चित्रित हैं। या आपने औजार चुन लिया तो औजार, खाली औजार तो नहीं चित्रित है उसमें, ठीक है। इसलिए पूरे के पूरे को आखेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा गया। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर औजार वाला विकल्प ना होता, लिखा होता कि ये सभी, तो आप क्या चुनते, भाई पशु भी हैं, आखेट भी है, और क्या है, मनुष्य भी चित्रित हैं, तो चाहे इसको चुन लो। अगर इस तरह के ऑप्शन है जैसे पहले थे, अगर इस तरह के हैं तो इसको चुन लो, उसमें सब आ जाएंगे। फिर कह रहा कि ये सभी हैं, तो यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सभी चुन लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा प्रश्न 2011 टीजीटी के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ है, क्या कर्नाटक में है, क्या बिहार में है, या आंध्र प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है कौन सी, भीमबेटका की गुफा, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की गुफाएं मानी जाती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें जो चित्रकारी है वो मध्यपाषाण काल की है, लेकिन रीता प्रताप और इस तरह की जो पुस्तकें हैं वो इसमें की चित्रकारी नवपाषाण काल की मानती। लेकिन कभी डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, अगर नेट की परीक्षाओं में अगर इस प्रकार का प्रश्न भीमबेटका से कोई पूछा जाता है और आपसे चित्रकारी कहे कि भीमबेटका की चित्रकारी किस काल की है, तो मध्यपाषाण काल लगाइए, मेसोलिथिक एज, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
रायसेन मध्य प्रदेश में है। 1958 में विष्णु वाकड़कर ने, वीएस वाकड़कर ने इन गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, लगभग यहाँ पर 600 गुफाएं हैं जिसमें 275 चित्रित हैं। ठीक है, इन गुफाओं की प्रतिलिपियां यशोधर मठपाल ने तैयार की थी। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। आगे आइए, बस थोड़े से प्रश्न और देखने हैं आपको, 50 तक चलेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर किसी दिन अगर संडे को हम नहीं गए कहीं तो संडे को हल कर लेंगे। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो अभी आपसे बात हुई थी, नर्मदा नदी के तट पर है। रायगढ़ कहाँ है? तो रायगढ़ कहाँ है? रायगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, श्रीलंका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है ना रायगढ़। तो रायगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वही है जोगीमारा, जो ये रायगढ़ रियासत की बात हो रही है। रायगढ़ रियासत है नहीं, रायगढ़ रियासत थी, एक सरगुजा रियासत थी, है नहीं। तो ये चीजें यहाँ से है। फिलहाल रायगढ़ जो है, अब इसका संबंध किस गुफा से है तो ये तो किसी से लगता नहीं है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में फिलहाल है, ये ध्यान कर। भीमबेटका की गुफा रायगढ़ रियासत में है? वो रायसेन है, उड़ीसा। ऐसा नहीं है, केवल रायगढ़ है इसका कुछ संबंध। ठीक है, लेकिन इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, शायद सिंघनपुर का है सर। सिंघनपुर। सिंघनपुर का है सर रायगढ़। हाँ, सिंघनपुर का है रायगढ़। पहले ये मध्य प्रदेश में आता था, वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है नहीं। तो ये ध्यान कर लेना। और यहाँ पर कौन सी गुफाएं स्थित हैं? आपकी सिंघनपुर की गुफाएं, जो कि प्रागैतिहासिक काल से हैं। ठीक है, बढ़िया, गुड। अगला प्रश्न है आपका कि बाघ में रंगमहल किस नंबर की गुफा है? तो ये रंगमहल 4 नंबर की गुफा है, हम और आप दोनों लोग जानते हैं। आगे आइए, फ्रेस्को कला से संबंधित है। ठीक है, फ्रेस्को कला से संबंधित है। तो सित्तनवासल में फ्रेस्को पेंटिंग आप देख सकते हैं। हवा महल, जल महल, विचित्रा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, छोड़ दीजिए। आप सित्तनवासल में फ्रेस्को कला यानी कि भित्ति चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए, अजंता गुफा चित्रों की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? भूरा या पीला, काला सफेद या काला भूरा? तो किससे बनाई गई हैं? काले और भूरे रंग से बनाई गई हैं, है नहीं। ये ध्यान कर लेंगे हम। ये किसके अनुसार है काला भूरा वाला? किसी को याद है? हरिंघम के अनुसार। तुक्का मत लगाइए, कंफर्म बताइए। दो लोग हैं इसमें, लेडी हरिंघम है और ग्रिफिथ महोदय हैं। उन्होंने कुछ कहा है और इन्होंने कुछ कहा है। इतनी हिंट हम दे रहे हैं आपको। सर हरिंघम ही है। लेडी हरिंघम, पूरा नाम बताइए। ठीक है, हाँ वही। ध्यान करेंगे। हाँ, काला भूरा लेडी हरिंघम के द्वारा। और उनके द्वारा कौन सा है फिर? उनके में शायद लाल और काला है शायद, हाँ कुछ ऐसे करके है। लाल से स्केचिंग है और हाँ, काले रंग से काले से आउटलाइनिंग है। हाँ ठीक है, आगे आइए। हस्तिखाना किस नंबर किस में गुफा है? ये रिपीटेड प्रश्न हो गया है, बाघ में है, इसको हम पहले देख चुके हैं। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, बरगद, सम्मी। तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, हम और आप सभी लोग जानते हैं, कई बार पढ़े होंगे कि पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, आइए, सित्तनवासल क्या है? जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, सिख मंदिर है, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मंदिर क्यों कह रहे हो, वहां पर क्यों नहीं माना आपने? वहां का अर्थ अलग था, यहाँ का अर्थ अलग है। तो जैन मंदिर है, ये ध्यान कर लीजिए। कौन? चलो अभी आ रहे हैं, चलो ठीक है, ये ध्यान कर लेना, जैन मंदिर। आगे आइए, प्रश्न संख्या 38 है कि अजंता गुफा को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया? तो हम और आप सब जानते हैं, किस वर्ष शामिल किया था? कमेंट प्लीज। 1983। ठीक है, ध्यान कर लेना। अजंता गुफा का अवलोकितेश्वर चित्र दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नटराज, शिव जातक, महाजनक जातक, बोधिसत्व, पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवलोकितेश्वर।
ठीक है, आइए। हरनिहरन गुफा कहाँ है? तो हरनिहरन गुफा आप जानते हैं कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। कौन सी गुफाएं? हरनिहरन की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मिर्जापुर, यूपी में। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, प्री हिस्टोरिक एज से संबंधित हैं ये गुफाएं, ध्यान कर लेना। मानव सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस युग में बनने प्रारंभ हुए? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नूतन पाषाण काल? नियो स्टोन एज, पोस्ट स्टोन एज, मिड स्टोन एज या प्री स्टोन एज? ठीक है, क्या बताया गया था आपसे? मिट्टी के बर्तन किस युग में बनने प्रारंभ हुए? अरे मध्य पाषाण काल का है लगाई हो। क्यों लगाएंगे मध्य पाषाण काल? सर नवपाषाण काल। सर नूतन पाषाण काल यानी कि नियो स्टोन एज। जब तक आपसे ये ना कहे कि हाथ से बर्तन किस काल में बनाए गए, तब तक आप मध्य पाषाण काल नहीं चुनेंगे। जब आपसे साधारण बात वो कर रहा है, चाहे आपसे चाक पर बर्तन बनाने की बात करे या आपसे केवल बर्तन बनाने की बात करे, इसका अर्थ सीधा जाता है नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज या नूतन पाषाण काल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? सर उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल तो एक ही थे। एक ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब सीधे आपको इंग्लिश में उसने दे रखा है कि न्यू स्टोन एज। देखिए, मैं आपको एक चीज और यहाँ पर आप प्रश्न उठाए तो आपको समझा देता हूँ। पोस्ट स्टोन एज, स्टोन एज का मतलब क्या हो गया? पाषाण काल। और पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है? बाद। क्या हो जाता है? बाद। मतलब समझे, यहाँ पर चीज को समझना जरूरी है। ये ऑप्शन आ गया है इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? वरना आप उत्तर पाषाण काल बोल लें या नव पाषाण काल बोल लें, एक ही बात होती है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से अगर देखेंगे, जो इतिहास है आपका, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलता है? स्टोन एज का मतलब क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल। और पोस्ट का मतलब है बाद, यानी कि पाषाण काल के बाद। तो पाषाण काल के बाद क्या शुरू होता है आपके वहां? ताम्र पाषाण काल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? ताम्र पाषाण काल। समझ गए इस बात को? इस वजह से यहाँ हम उत्तर पाषाण काल नहीं चुनेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखना है। न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नूतन यानी कि नव पाषाण काल। और यहाँ पर जो उत्तर पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये जब तीनों खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो काल चलेगा उसको उत्तर पाषाण काल कहते हैं, या उसको आप ताम्र पाषाण काल कह सकते हैं। एक ही बात होगी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। कभी जब विकल्प नव पाषाण काल नहीं होता है तो आपका उत्तर पाषाण काल सही हो जाता है, ठीक है? आइए 42 नंबर को देखते हैं क्या है। 1936 में पंचमढ़ी के चित्रों पर लेख किसने प्रकाशित किया? अभी आपसे बात हुई थी डीएच गार्डन ने, ठीक है? काकबर्न का लेख आप जानते हैं मिर्जापुर के चित्रों पर आया था, यह चित्र प्रकाशित किए थे इन्होंने 1883 में, ठीक है? प्रोफेसर ताकरकर कोई होंगे पता नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त, विरहम नामक स्थल की इन्होंने खोज की थी मिर्जापुर में, जो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की कोई पुस्तक याद है आपको? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रागैतिहासिक कला पर, क्या नाम है? चित्रकला। ठीक है, चलिए याद है इसका मतलब अभी तक। सिंघनपुर के चित्रों की खोज कब हुई थी? डब्ल्यू एंडरसन ने कब की थी? तो कब की थी? 1910 में सर। 1910 में की थी। 12 में कोई खोज है नहीं, 17 में कुछ नहीं है प्रागैतिहासिक काल में, 31 में भी कुछ नहीं है आपका, ठीक है? छोड़ दो इसको, आ जाओ। प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा किसका निवास स्थान था? ठीक है, अकॉर्डिंग टू शिलालेख द जोगीमारा केव वाज द लिविंग पैलेस, है नी? किसका निवास स्थान था या कौन यहाँ रहता था? ये सीता जी का निवास स्थान था, वरुण देवता का मंदिर था, शिव मंदिर था या देवी मंदिर था? आप जानते हैं कि वरुण देवता का मंदिर था।
हाँ, जिनकी सेवा के लिए सुतनुका नामक देवी की, सुतनुका नामक दासी की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी कि इस मंदिर की देखरेख आप करेंगे। जोगीमारा गुफाओं के पास ही एक सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा नाम की गुफा है, जिसमें उस गुफा के भीतर एक बड़ा ऊंचा मंच नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें प्राचीन काल में नाटक या नृत्य होते होंगे, क्योंकि पास में वरुण देवता का मंदिर था। ठीक है, और दूसरी एक केव थी जहां पर भजन कीर्तन होता होगा। पास ही पास में है जोगीमारा और सीता लांगड़ा या सीता बोंगरा, जिसमें नाट्यशाला जैसी योजना, गुफा के भीतर एक ऊंचा चबूतरा मिला, जिस पर ऐसा प्रतीत होता था कि प्राचीन समय में भजन कीर्तन या नृत्य मंडली यहाँ पर होती होगी, है नहीं। उस गुफा की देखरेख देवदीन नामक एक नाट्यकर्मी के हाथ में थी, कि उस गुफा की देखरेख करता था, और वो वहां का एक प्रसिद्ध नाटक कर्मी या नृत्य या डांसर था। ठीक है, इधर दासी रहती थी मंदिर में, उधर देवदीन नामक नाट्यकर्मी या नर्तक रहता था, है नहीं। दोनों में प्रेम हो गया। ये बात उस समय के लोगों को राज नहीं है, क्योंकि दासी उस समय देवता को दासी समर्पित कर दी जाती थी। वो ना तो किसी से प्रेम कर सकती थी, ना तो किसी से विवाह कर सकती थी, है नहीं। और उधर आपका देवदीन यक्ष जो नृत्यकर्मी था, इन दोनों में प्रेम हुआ, दोनों बिछड़े, है नहीं। और ये माना जाता है कि जोगीमारा में देवी सुतनुका के द्वारा बनाए गए चित्र हैं जो इन दोनों की प्रेम कथाओं को वर्णित करते हैं। ऐसी कहानी आती है, तो ये ध्यान रखना। तो वरुण देवता का मंदिर था जोगीमारा की गुफा में। आगे आइए, देखिए क्या है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? आहा, ये बढ़िया प्रश्न है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाओं को निरूपित करता है? तो आप देखेंगे 8 से 13 ये आपकी शुंग और सातवाहन काल से हैं, और यही सबसे प्राचीन है। क्या इनमें से कोई विकल्प मिलेगा? 8 से 13 के बीच में कोई है इसमें गुफाएं? 9, 10। हाँ, चलिए 9, 10 हो गई। उसके बाद 1, 2 और 19, और कौन सी है? 19, 26 और 29 ये आपकी सबसे नवीन मानी जाती हैं। इनमें से जो एक सबसे नवीन है, फिर ये नवीन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, पीछे से चलेंगे, है नहीं। सबसे नवीन है, तो यानी कि बीच की जो केव्स होंगी वो ना तो बहुत ज्यादा प्राचीन होंगी, ना तो बहुत ज्यादा नवीन होंगी। पूछ हमसे क्या है, सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सी है? तो 8 से 13 के बीच में जो इसमें केव्स होंगी वो प्राचीन है, यानी कि 9 और 10 क्या है? प्राचीन गुफाएं। ठीक है, आंसर आपका निकल जाता है यहां से। ठीक है, आगे आइए। बादामी गुफा की छत पर बने दृश्यों में कौन सा दृश्य शिव विवाह से संबंधित है? ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। प्रथम, ठीक है, कौन सा दृश्य है? प्रथम दृश्य है, ये ध्यान कर लीजिए। कौन सा दृश्य है? प्रथम ही तो है। प्रथम दृश्य काहे का है? शिव विवाह का है। नहीं, गड़बड़ तो नहीं है कुछ? बोलो भाई कोई लोग। कैसे काम चलेगा? ऐसे रिवीजन थोड़ा ही चलेगा। आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, तब भी कुछ बात बनेगी। प्रथम है सर। ठीक है, प्रथम के अंतर्गत है। चलिए ठीक है। किस देश में लकड़ी के ठप्पे की कला का प्रारंभ हुआ था? वुड ब्लॉक पेंटिंग या वुड पेंटिंग, यह है नहीं। तो आप जानते हैं किस देश की बात आती है? 206 ईस्वी चीन में हमें लकड़ी के ठप्पों द्वारा छापा चित्रकला की शुरुआत देखते हैं। वुडन ब्लॉक प्रिंट वाज स्टार्टेड इन चाइना 206 एडी। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या है। हिरौंजी किसको कहते हैं? हिरौंजी रंग कौन सा रंग होगा? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। या हिरौंजी जैसा गुड़, या हिरौंजी जैसी लालिमा, या सॉरी हिरौंजी जैसा रंग किस रंग से मिलता जुलता है? तो आप जान गए होंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे किस रंग से है? लाल। लाल रंग। तारानाथ कौन था? कलाकार था, इतिहासकार था, संगीतकार था, या इनमें से कोई नहीं था? क्या था? इतिहासकार था, है नहीं। हाँ, पूरा जो लिख करके आता है वो इस तरह से लिख के आता है, बौद्ध इतिहासकार।
बौद्ध तिब्बती इतिहासकार, ये पूरा लिख के आए। इसमें 3 चीजें हैं। तारानाथ, लामा तारानाथ पूरा नाम है, लामा तारानाथ किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कहाँ का था? तिब्बत का था। क्या था, क्या काम था? तो ये इतिहासकार था जो बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों या बौद्ध धर्म पर इतिहास लिखने का काम करता था। बौद्ध धर्म का इतिहास हो, कला हो, कुछ भी हो, तो ध्यान रखना। पांडव की गुफा कहाँ स्थित हैं, या पांडव की गुफाएं किन गुफाओं को कहते हैं? पंच पांडव है नहीं, क्या कहते हैं? तो वो क्या है? बाघ की गुफाएं हैं। और यहीं पर हम आपको विराम देंगे। अब इसके अतिरिक्त आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी का अगले दिन किसी दिन हल करेंगे पेपर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हल करेंगे ताकि चीजें कायदे से समझ में आ जाएं।